our gut. Yeah, mostly no one talks about it. We talk about heart, we talk about brain, we talk about everything else, but our intestines. Okay, so let's talk. So why our gut is so important? Simple answer. Whatever you eat, the absorption and digestion and taking out the nutrients from that food. So I'm eating whatever, like X amount of food. Out of that, or if I suppose I eat, let's say, सबसे फेवरेट क्या होता है हमारा? प्रोटीन. 10 ग्राम प्रोटीन खाया, ठीक है. सो लेट्स टेक 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, बट उसमें से कितना डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब होगा आपके बॉडी में, वो बेसिकली आपके गट में क्या हो रहा है. हाउ इज योर गट? और अगर आपका गट हेल्दी है तो ही वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्सॉर्ब होगा. अदरवाइज इवन इफ यू ईट लाइक 10 ग्राम्स 20 ग्राम्स, जितने भी ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाओ, जितने भी ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, उसमें से एब्सॉर्ब होकर न्यूट्रिएंट्स नहीं आएंगे आपके बॉडी में. इसीलिए ये जैसे हम ब्रेन को इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसे हम हार्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, वैसे हमें अपने गट को भी इम्पोर्टेंस देना है. तो अभी गट में एक यूनिक चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्या है गट में. तो गट में मतलब जैसे कि हम एक लिविंग बीइंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वैसे हमारे गट में बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरसेस, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वहाँ पे. और कैसे रहते हैं? तो एक दूसरे के साथ हम रहते हैं. जैसे कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन में मदद करते हैं, और रिटर्न में हमसे उन्हें क्या मिलता है? तो हमसे उन्हें एक घर मिलता है और एक खाना भी उनको सप्लाई होता रहता है. सो वी को एग्जिस्ट. तो हम दोनों साथ में एक अच्छे फैमिली की तरह रहते हैं, ठीक है. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हमारा हर एक इंसान में कोई एक जेनेटिक इतने सारे जीन्स का सीक्वेंस होता है विच यूनिकली आइडेंटिफाइज अस, कि ये पर्टिकुलर जेनेटिक सीक्वेंस है, ये इतने सारे जीन्स है जिसकी वजह से आई एम लुकिंग दिस वे, आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन. तो सिमिलरली उससे 200 टाइम्स ज़्यादा जीन्स ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं. तो वी प्लस ये 200 टाइम्स एक्स्ट्रा जीन्स साथ में मिलके रहते हैं, ठीक है. मतलब हम जितनी अपने बॉडी को इम्पोर्टेंस, अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं, उससे 200 टाइम्स ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें अपने गट बैक्टीरिया को देना चाहिए, ठीक है. तो ये कैसे बनती है पूरी फैमिली गट बैक्टीरिया की? बहुत ही ईजी है. एक तो वे है कि जब बच्चा पैदा होता है तो ड्यूरिंग द नेचुरल प्रेगनेंसी प्रोसेस पीपल हैव बीन स्टडिंग कि ये पास ऑन हो रहा है, ठीक है. फर्स्ट a child will get it from his or her mother, and that is not all. The way whatever we eat starting from the beginning or the environment, जो भी हम जिस भी environment में रह रहे हैं, जो भी environmental factors है, जो भी चीज़ें हम बचपन से खा रहे हैं, वो सब जैसे हम ग्रो हो रहे हैं, हमारे साथ हमारा गट बैक्टीरिया भी ग्रो होता है, ठीक है. तो जैसे कि हम जैसे यूनिक है, वैसे हर एक का गट बैक्टीरिया भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है. तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़, अगर मुझे कोई चीज़ सूट करती है खाने में, नेसेसरी नहीं है कि आपको भी एग्जैक्ट सेम चीज़ से एग्जैक्ट सेम न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है. तो ये फर्स्ट थिंग है अपने गट के बारे में समझना कि गट बैक्टीरिया, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. बाद में हम देखेंगे कि इसको हेल्दी कैसे रखते हैं. सेकेंड चीज़ गट के बारे में जानना ये ज़रूरी है कि गट का जो लाइनिंग होता है, मतलब गट वो एकदम बहुत ही थिन लाइनिंग होता है. जो आप इमेजिन कीजिए, सबसे तलम जो भी कपड़ा आप इमेजिन कर सकते हैं, उससे 1000 टाइम्स समथिंग वेरी थिन. क्यों इतना थिन रहता है? ताकि जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो उससे ब्लड स्ट्रीम में पास हो पाए. मतलब इंटेस्टाइन में है अभी सारा कुछ, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सब कुछ ब्लड में चला जाए, इसलिए ये लाइनिंग बहुत थिन रहता है. तो प्रॉब्लम क्या है कि बिकॉज दिस लाइनिंग इज वेरी थिन, अगर हम ऐसी कुछ चीज़ खाएंगे या ऐसी कुछ चीज़ हमारे गट में चली जाएगी जो इरिटेट कर रही है इस लाइनिंग को, या इस लाइनिंग को स्क्रैच कर रही है, ठीक है, तो उससे वो फट जाएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी थिन लाइनिंग. तो दैट्स नॉट डेंजरस इन नॉर्मल सिनारियोज. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अपने बॉडी में सेल्फ हीलिंग की कैपेसिटी होती है. जैसे कि इफ आई स्क्रैच, आई गेट अ स्मॉल स्क्रैच हियर, इवन इफ आई डोंट डू एनीथिंग, इन कपल ऑफ डेज this will heal, right, and I will get a new skin. But now imagine, ये एक scratch नहीं है, I scratch this every day and I go on doing this.
तो इरिटेंट का मतलब क्या होता है, जो भी हम पैकेज फूड से एक्सेसिव शुगर खाते हैं या फिर एक्सेसिव ग्लूटेन, मतलब आपके हर एक पैकेज गुड में जरूरी नहीं है वो व्हीट से बनी हुई चीज़ है या जरूरी नहीं है वो एक्चुअली स्वीट चीज़ है, फिर भी उसमें एडेड शुगर होता है, फिर भी उसमें एडेड व्हीट का कोई तो कंपोनेंट होता है, या उसमें ऐसे कुछ प्रिजर्वेटिव्स होंगे या फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस होंगे जो आपके गट के लिए हेल्दी नहीं है, जो आपके गट को डैमेज कर रहे हैं। एंड यू डू इट, एक दिन में कुछ नहीं होगा, बट इफ यू कंटिन्यूसली कीप ऑन डूइंग इट फॉर सम मंथ्स, फॉर सम ईयर्स, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि अब ये सेल्फ हील नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली इसको स्क्रैच करें, इसको हीलिंग के लिए टाइम ही नहीं दिया आपने। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है, अगर वो बैरियर में अभी होल्स हो गए तो जो चीज़ें आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं जानी चाहिए थी नॉर्मल केस में, अब वो भी पास हो रही है। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो गई पास, तो क्या इशू है? सिंपल इशू है कि अगर हमारे बॉडी में कुछ भी फॉरेन सब्सटेंस आता है, जैसे कि इवन बैक्टीरिया या वायरस, क्या बोलते हैं हम, अगर कुछ भी फॉरेन चीज आई जो डेंजरस है, तो आवर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू इट बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, राइट, एंड इट अटैक्स दैट पर्टिकुलर थिंग। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि आप जो भी खा रहे हैं उसमें अगर अनडाइजेस्टेड कोई चीज चली गई, जैसे कि सोयाबीन खाया मैंने और उसमें से कोई तो अनडाइजेस्टेड कंपोनेंट मेरे ब्लड स्ट्रीम में चला गया, then my body will react to it. My body will say कि this is not something normal, we need to get rid of this. तो अब इससे क्या होगा, तो नेक्स्ट टाइम इफ आई ईट सोयाबीन माई बॉडी विल स्टार्ट रिएक्टिंग, जिसको फिर हम बोलते हैं कि एलर्जी, आई एम एलर्जिक टू दिस, आई एम एलर्जिक टू दैट, आई एम एलर्जिक टू दैट। तो कभी कभी किसी इंसान को किसी एक चीज़ की एलर्जी होना दैट इज हो सकता है, बट अभी आप सोचिए, स्पेशली अगर आप यूएस में देखेंगे तो लोगों को लिटरली हर एक बंदे को 4-5 चीज़ों की एलर्जी रहती है। वो क्यों है? क्योंकि एक बार एक चीज़ आपके गट से पास हो गई और आपके बॉडी ने उस पर अटैक करना स्टार्ट किया, तो नेक्स्ट टाइम आप खाओगे तो यू विल गेट दैट एलर्जिक रिएक्शन। तो ये ऐसे कैस्केडिंग या चेन रिएक्शन बन जाता है। प्लस ऐसा एक बार आपका गट का लाइनिंग खराब हो गया या फिर आपका गट लीकी हो गया या लीक करना स्टार्ट हो गया, तो वॉट एवर अनडाइजेस्टेड गोज इन योर ब्लड, योर बॉडी विल स्टार्ट रिएक्टिंग टू इट। तो नाउ सपोज मैंने कुछ खराब चीज़ खाई थी जिसकी वजह से बहुत शुगर, तो शुगर को पहले रिएक्ट करना स्टार्ट किया, ग्लूटेन को रिएक्ट करना स्टार्ट किया, सोयाबीन को रिएक्ट करना स्टार्ट किया, नट्स को रिएक्ट करना स्टार्ट किया। तो ये मतलब ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि इसका बेसिक आपको फिक्स करना क्या है, गट बैक्टीरिया। तो सिर्फ एलर्जीज को एज अ सिम्टम ट्रीट करके ये ख़त्म नहीं होता है, इंस्टेड सिर्फ एलर्जीज ग्रो होते रहती हैं। और एक प्रॉब्लम इसमें क्या है कि अगर आपकी बॉडी आपके फूड पे अटैक कर रही है, तो योर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली इन अ स्टेट ऑफ डिफेंस और इट क्रिएट्स इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। तो इन्फ्लेमेशन को समझने के लिए हमें पूरा एक सेशन करना पड़ेगा, बट एक सिंपल वर्ड में मैं बताती हूँ, इन्फ्लेमेशन वो वाला है कि अगर एक्सेसिव अमाउंट में आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, इट कैन मेक यू फैट, it can give you diabetes, it can give you heart disease, it can give you thyroid and n number of autoimmune diseases। ठीक है, 80-90 बहुत सारे डिसीजेस है जिसकी मेन रीजन ये है कि आपके बॉडी ने आप जो खा रहे हो उसी पे अटैक करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इजी वे टू फिक्स एवरीथिंग, फर्स्ट तो चीज़ ये है कि आप अपने गट को समझिए और उसको इम्पोर्टेंस दें। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई चीज़ खा रहे हो और वो खाने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, वेरी स्लीपी, एवरी टाइम आई ईट दिस आई फील टायर्ड, आई फील स्लगिश, आई फील स्लीपी, मुझे बहुत नींद आती है खाने के बाद, या फिर आई ऑलवेज फील कि मतलब मेरा डाइजेशन ठीक नहीं रहता इफ आई ईट दिस, तो ट्राई टू लाइक सी कि अगर वो चीज़ आप थोड़े 2 या 3 वीक के लिए एलिमिनेट करते हैं कि आर यू फीलिंग मच मोर बेटर, आर यू फीलिंग मच एक्टिव, आर यू फीलिंग energetic। अगर if your energy levels are improving by like avoiding that particular thing, तो avoid कीजिए at least 3-4 weeks, then maybe you can try reintroducing it। तो अगर आपको इसमें थोड़ा गाइडेंस आपके डाइटिशियंस या जैसे कि आपके ट्रेनर्स, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली यू नीड टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर ओन बॉडी एंड योर ओन फूड। ठीक है, तो इफ यू नीड गाइडेंस फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, but otherwise you have to give more attention to how your body is reacting to anything you eat, because आपका जो गट है वो यूनिकली आप ही का है, वो किसी और का नहीं है। ठीक है, सेकंड थिंग आप कर सकते हैं जो है कि एक बैलेंस डाइट लेना, क्योंकि आपका जो गट बैक्टीरिया है इसको होल फूड्स बहुत अच्छे लगते हैं। इट डजेंट लाइक लॉट ऑफ प्रोसेस्ड एंड शुगरी सब्सटेंस, व्हाट इट लाइक्स इज होल फूड।
तो होल फ्रूट्स या ज़्यादा से ज़्यादा आप वेजिटेबल्स खाइए, डिफरेंट लेग्यूम्स इंक्लूड कीजिए, अलग अलग टाइप के ग्रेन्स खाइए। और ग्रेन्स भी कैसे खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनके नेचुरल फॉर्म में, ठीक है, मतलब लेस प्रोसेस। तो डोंट ईट योर ग्रेन एज समथिंग रिफाइंड, ठीक है, इंस्टेड जस्ट ईट इट एज होल एज पॉसिबल, एज नेचुरल एज पॉसिबल। दैट इज सेकेंड वे। थर्ड आपके गट के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत बार हम इग्नोर करते हैं, और इज सनलाइट, क्योंकि डी विटामिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग योर गट बैरियर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो अगर आप सन एक्सपोजर आप नहीं ले रहे डेली, आपका रूटीन ऐसे हो गया है कि यू डोंट गो आउट इन सन, so plan to like include some activity every day for at least 20-30 minutes that you step out in sun। और वो भी नहीं पॉसिबल है तो then do contact your doctor और उनको बताइए, और अगर वो आपको बोलते हैं डी विटामिन की टेस्ट करके सप्लीमेंट्स लेने के लिए तो प्लीज़ डू दैट, ठीक है। सो द बॉटम लाइन इज ओनली कि अगर आप नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पूछूं कि आपके जो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स कौन से हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि ब्रेन, हार्ट और गट, ठीक है। चलो बाय, सी यू टुमारो। टुमारो वी विल टॉक अबाउट व्हाट शुड वी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जिम में हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस कैसे स्प्रेड हो रहा है, इन जनरल इन्फेक्शंस कैसे स्प्रेड होते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी स्टेप इनटू जिम। अभी जब भी लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद, तो आई विल गिव यू लॉट ऑफ टिप्स अबाउट द जिम हाइजीन एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट जिम एटिकेट्स। So I will see you tomorrow.